एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु वहां से रेडलेस पूल के लिए निकल गया होता है। ये देखकर 11th की सेविका कहती है कि किंसु अभी अभी अकेले ही रेडलेस पूल के लिए निकल गया है और ये बिल्कुल सही वक्त है एक्शन लेने के लिए। और उसे एक डब्बा देते हुए कहती है ये है 7 स्टार नेल, इसका यूज करके और एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने के बाद आप किंसु का सन बॉडी को अपने में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये करने के बाद आपके पास उसका सन बॉडी आ जाएगा और आप एम्परर बनने के एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे। इसलिए वो लोग किंसु का पीछा करने लगते हैं। वहीं पर किंसु रेडलेस पूल में पहुंच गया होता है, जहां पर वो जाकर देखते हैं कि वो जगह याओची का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होने के बावजूद भी वहां पर एक भी गार्ड्स नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है ये कि वहां का पानी उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ये देखकर वो जल्दी से पीछे आ जाता है और कहता है कि ये पानी पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है, अगर कोई उसके करीब भी आता है तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती जाने पर स्पिरिचुअल पावर ही घुसपैठियों को संभाल लेगा। तभी सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करता है वहाँ पर आकर साइन इन करने के लिए और रिवॉर्ड के तौर पर एक फॉरबिडन सुप्रीम स्किन देता है और उसके साथ साथ उसे ड्रैगन एलिफेंट जेल नाम का एक टेक्निक भी देता है। ये देखकर किंसु काफी ज़्यादा हैरान हो गया होता है कि यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा प्राइज मुझे मिल गया। ये बोलकर वो उस टेक्निक को उसे सिखाने के लिए कहता है, इसलिए सिस्टम उसके माइंड में उसे डाउनलोड कर देता है और बताता है कि इसका यूज करने पर आपका स्ट्रेंथ ड्रैगन और एलिफेंट जितना हो जाएगा और बॉडी भी ड्रैगन और एलिफेंट जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बिल्कुल माउंटेन जितना भारी हो जाएगा। ये देखकर वो कहता है कि ओरिजिनली ये तो पावर को इंक्रीज करने का टेक्निक है, आखिर इसका यूज क्या हो सकता है। ये बोलकर वो उसे ट्राई करता है जिससे वहाँ का जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया होता है क्योंकि वहाँ का ग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक आयरन से बना होता है। तभी 11th सन ऑफ गॉड किंसु पर अपना 7 स्टार नेल से हमला कर देता है, जिसके कारण वो दीवार से जाकर टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर 11th और उसके सेविका आते हुए कह रहे होते हैं कि कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा। एक ही हिट में उसका खेल खत्म हो गया और उसकी सेविका किंसु की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रही होती है कि अब बस इसका बॉडी लेना है और काम पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी किंसु जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक लात मारकर फेंक देता है। वहीं पर ये देखकर 11th काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि ये ठीक कैसे है। किंसु अपने बॉडी में से वो नेल निकालते हुए कहता है कि मुझ पर स्नेक अटैक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये देखकर उसके सर्वेंट काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो 7 स्टार नेल दुनिया के सभी बॉडी को ब्रेक करने के लिए बनाया गया है। ये कुछ ऐसा चीज है जिसे लेने के लिए 11th सन ऑफ गॉड ने अपना लगभग सब कुछ लगा दिया था, तो आखिर ये तुम्हारा सन बॉडी पर काम क्यों नहीं किया। ये सुनकर किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख लेता हूँ। ये बोलकर वो उसे रख लेता है और सोचता है कि इस वक्त उस फॉरबिडन स्किन ने काफी क्रिटिकल मोमेंट में 7 स्टार नेल को रोक दिया था। ये नेल तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर 11th चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी वो 7 स्टार नेल मुझे वापस कर दो। किंसु कहता है कि तुम अभी भी उसी के बारे में चिंता कर रहे हो, जल्दी से तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या एक्सप्लेनेशन, अब जबकि मैं पहले बार में ही फेल हो गया हूँ तो अब मैं तुम्हें खुद ही मारूंगा और क्या तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो। और आगे कहता है कि तुम अपने सन बॉडी के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, जल्दी से सरेंडर करके उसे मुझे दे दो, अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए सोचूंगा। तभी उसकी सेविका कहती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस कचरे को तो मैं ही संभाल सकती हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाती है। ये देखकर किंसु अपना थंडर पाल्म से हमला कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए कहती है इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तभी वो अपना मून डिवोरिंग वाले स्किल का यूज करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा भेड़िया निकलकर उसे निकल जाता है। ये देखकर वो कहती है कि ये काफी ज्यादा कमजोर है। ये बोलकर वो उसे तोड़कर उसमें से निकल जाती है और कहती है क्या तुम मुझे ट्रैप करना चाहते थे। लेकिन तभी वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपना ड्रैगन एलिफेंट जेल वाले स्किल का यूज करके उसे खाने पीने पर दे देता है, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो मारी जाती है। ये देखकर 11th काफी ज्यादा दंग रह गया होता है और बिल्कुल पत्थर के जैसा वहां पर खड़ा ही रह जाता है। लेकिन तभी वो होश में आकर चिल्लाने लगा होता है कि किंसु पहले तुमने मेरा नौकर जैंग क्वान को मारा और अब इसे भी मार दिया। किंसु कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा बल्कि वो खुद ही जहर पीकर मर गया था। तभी 11th चिल्लाते हुए कहता है अब आर्ग्यू करना बेकार है। ये बोलकर वो अपने एक सोर्ड निकालता है और उससे कहता है क्या तुम इस सोर्ड के बारे में जानते हो। किंसु कहता है क्या तुम उसके बारे में बताना चाहते हो। वो कहता है कि बता देता हूँ, ऐसे तुम शांति से मरोगे। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि इस क्रिएशन को ड्रैगन सोर्स कहते हैं, जो कि असली ड्रैगन के बॉडी में 10,000 सालों तक नर्चर किया गया था और असली ड्रैगन के साथ ही ग्रो हुआ है और हमेशा उसके ब्लड और की में डूबा रहा। और फाइनली जब बैटल में ट्रू ड्रैगन मारा गया था तब ड्रैगन सोर्स उसके बॉडी से निकल गया था और इसने ट्रू ड्रैगन के एसेंस को पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब कर लिया था और एक होली सोर्ड बन गया था। ये सोर्ड काफी ज्यादा ताकतवर है और ये मेरा द्वान फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है। तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम इससे मरने वाले हो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन किंसु उसे डॉज करते हुए कहता है कि ये
सच में एक होली सोड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल की से भरा हुआ है। तभी वो उस पर 2-3 बार और हमला कर देता है जिससे किंसु थोड़ा सा घायल हो जाता है। और 11th कहता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से तुम 3 ब्रेथ से ज्यादा जी ही नहीं पाओगे और 3 बार सांस लेने के बाद तुम मारे जाओगे। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है जिससे किंसु वहीं पर गिर जाता है। और वो उससे कहता है कि हमेशा की तरह बन गए ना एक बात मानने वाला डॉग, तुम्हें मरने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे और ज्यादा रेजिस्ट करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी किंसु उठ जाता है और कहता है कि अब मेरी बारी आ गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसे कुछ कैसे नहीं हुआ। वहीं पर किंसु उस पर अपने युवान पल से हमला कर देता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है कि एक प्रीशियस ट्रेजर से बिल्कुल यही उम्मीद किया जा सकता है। उसका अटैकिंग पावर तो सच में कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी बाहर से पावर को बोरो करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें जितना भी स्पिरिचुअल पावर स्टोर था वो सब खत्म हो गया होगा। इसलिए अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है। लेकिन किंसु फिर से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो फिर से हैरान हो जाता है, लेकिन वो तभी खुद को संभालते हुए कहता है कि उसके पास और ज्यादा पावर कहाँ से आ गया, आखिर तुम इतना ज्यादा पावर ला कहाँ से रहे हो। किंसु उससे पूछता है कि तुम अपने लाइफ के बदले मुझे क्या देना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम याओची में मुझे मारने की हिम्मत भी कर पाओगे। ये सुनकर किंसु फिर से उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें अभी कभी मार सकता हूँ। ये देखकर वो जल्दी से अपना होली सोड को उसे दे देता है और उसके बदले अपना जान बख्शने के लिए कहता है। किंसु उसे लेकर कहता है कि होली वेपन सच में काफी ज्यादा रेयर चीज है और वो भी एक असली ड्रैगन के ब्लेसिंग के साथ, तो ये और भी ज्यादा यूनिक हो जाता है जिसे कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वहीं पर 11th वहां से पतली गली से निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन किंसु उसे देख लेता है और रुकने के लिए कहता है और उससे उसका सर्टिफिकेट मांगता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। किंसु कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये बोलकर वो दोबारा उस पर अटैक कर देता है जिससे उसका हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उठकर कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। ये बोलकर वो उसके पास चला जाता है, लेकिन किंसु अपना ड्रैगन एलिफेंट वाला पावर का यूज करके उसे कुचल देता है और कहता है कि जल्दी से दे दो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो डर के मारे जल्दी से अपना वाला निकाल कर दे देता है जिसमें 11 लिखा होता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। किंसु उसे लेकर वहां से चला जाता है और कुछ देर के बाद वहां पर 7 ताली बजाते हुए आता है और कहता है कि अभी अभी मैंने एक बहुत ही अच्छा शो देखा। किसने इमेजिन किया था कि 18th सन ऑफ गॉड जो कि हमेशा से एक गधा का बच्चा था वो 11th को इतनी आसानी से हरा देगा। और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 11th तुम्हारा हालत तो काफी ज्यादा मिजरेबल हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है तो क्या अब तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो। 7th कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप उतना भी बुरा नहीं है। 11th कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे हील करने में मेरी मदद करो, मैं उस किंसु के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। 7th कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करने भी नहीं आया हूँ। ये बोलकर वो उसे मार देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। 7th कहता है कोई पर्टिकुलर कारण तो नहीं है, मुझे झाई जिंग यांग को गेम बर्बाद करना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पानी जितना ज्यादा गंदा होगा और कीचड़ कीचड़ होगा, खेलने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। अब जबकि 18th सन ऑफ गॉड राइज होना शुरू हो गया है तो तुम्हारा मौत का इल्जाम उसके सर पर चला जाएगा और इससे गेम में और भी ज्यादा मजा आने लगेगा। और आगे कहता है कि बाय द वे मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि तुम्हारा सर्वेंट झांग क्वान जो कि किंसु द्वारा मारा गया, दरअसल वो मेरा एक अंडरकवर एजेंट था, जिसका मतलब है कि वो तुम्हारे प्लेस में नजर रखता था और मैंने ही उसे ऑर्डर दिया था किंसु को मारने के लिए, लेकिन वो मेरे ही पॉइजन के कारण मारा गया था। वहीं पर 11th मारा गया होता है। ये देखकर वो वहां से जाते हुए कहता है कि फाइनली इतने सालों के बाद कोई सन ऑफ गॉड तो मरा है। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि युवान पल का यूज करके पूरा का पूरा इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया होता है और देखकर कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा और वो 7th सन ऑफ गॉड है जो कि इतना ज्यादा लो प्रोफाइल रखता है। वहीं पर युवा टेम्पल में दिखाते हैं जहाँ पर 11th सन ऑफ गॉड का जो लाइफ एनर्जी का मोती होता है वो उसके मरने के कारण टूट जाता है और उसके टूटने के कारण वहां पर एक बहुत ही जोरदार आवाज होता है। ये सुनकर मास्टर पंक्षी समझ जाते हैं कि कोई टपक गया है और वो जल्दी से वहां पर जाते हैं और वो देखते हैं कि 11th टपक गया है और काफी गुस्से में कहते हैं कि बैटल कुछ ज्यादा ही जल्दी स्टार्ट हो गया है। वहीं याओची फेस्टिवल को दिखाते हैं जहाँ पर किंसु जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर गाओ आकर बताता है कि फाइनली बाई मिल ही गई। वो उसे देखकर पूछता है कि तुम अपना मुंह ढककर क्यों रखी हो। वो बहाना बनाकर कह देती है कि बस मजा आ रहा है। वो पूछता है आखिर तुम भाग कहाँ गई थी। वो थोड़ी सी घबराते हुए कहती है कि मैं बस अपना चेहरा को ढकने के लिए इसे खरीदने गई थी और टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि चेहरा ढकने के बाद मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद याओची हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पहुंच गए होते हैं और गाओ उससे बताता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर याओची फेस्टिवल में एक लकी विनर भी होगा जिसे कि होली मेडन के साथ रेडलेस पूल में एक साथ नहाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके मुंह से ठरक टपकने लगती है। ये देखकर गाओ उसे बताता है कि वैसा वाला
नहाना नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। दरअसल याओची का एक ट्रेडिशन है, जब सभी जनरेशन के मेडन एडल्टहुड में पहुंच जाती है तो उन्हें ये करना पड़ता है, क्योंकि रेडलेस पॉन्ड का पानी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए वहाँ पर इन और यांग को बैलेंस करके रखना पड़ता है। इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए एक मेल और एक फीमेल को एक साथ पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इस रिचुअल के पूरा होने के बाद होली मेडन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और एक इमोर्टल बन जाएगी। इस रिचुअल से सिर्फ होली मेडन को ही फायदा नहीं होता है, बल्कि उसका भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है जो उसके साथ बात लेता है। पिछली बार याओची के फेरी के युवा के मास्टर से प्यार हो गया था एक साथ बात करने के बाद, जिसके कारण याओची का फेस्टिवल कई सौ सालों तक नहीं हुआ था। ये सब सुनकर किंसुक कहता है कि सिस्टर किंगियर के पास मेरे लिए अच्छा फीलिंग है, इसलिए मैं किसी और को उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर कोई आकर गाँव का नाम लेता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद दोस्तों।